बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो रिलेटेड थी कि कैसे हमारे इंटरस्टिशियम में इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है और कैसे फिर वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता कैसे हमारा लिम्फेटिक चैनल उसको वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड कर देता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि लोकल लेवल पर हम अपने ब्लड फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं, कि कैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, कैसे वेजो डायलेशन होती है, जहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ तक हम न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँचाते हैं। और ये सारा कुछ हो रहा है लोकल लेवल पे। जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इसमें कहीं पर भी हमारे नर्वस सिस्टम का कोई अमल दखल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होगा हमारा लोकल सिस्टम। लोकल सिस्टम में क्या चीजें आ जाएंगी, हमारी वो रिस्पेक्टेड आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, जहां पर हमें चीजें चाहिए होती हैं। हर टिश्यू में या हर वेसल में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो अपने जो फ्लो है उसको किसी हद तक खुद भी कंट्रोल कर सकता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसने अपने अंदर से जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको निकालना होता है। अगर हम बात करें कि हर टिश्यू में हमारे पास ब्लड फ्लो होता कितना है, तो हर टिश्यू का जो ब्लड फ्लो रेट है वो भी डिफरेंट है। किसी टिश्यू को हम ज़्यादा ब्लड पहुंचाते हैं क्योंकि वहां पर ज़्यादा काम चाहिए होता है, और किसी टिश्यू पे हम कम ब्लड फ्लो पहुंचता है क्योंकि उसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता। अगर हम इस चार्ट को देखें और हमें पता चल जाए कि पर ग्राम अगर हम देखें कि हर पर 100 ग्राम हम किसी भी ऑर्गन को कितना ब्लड दे रहे हैं, तो ब्रेन को कार्डिक आउटपुट का टोटल 14% ब्लड मिलता है, यानी कि 700 ml पर मिनट। और अगर इसको 100 ग्राम के लिहाज से देखा जाए तो हर 100 ग्राम ब्रेन को मिलता है 50 ml पर मिनट। टोटल कितना मिलता है? 700 ml पर मिनट। लेकिन अगर इसको ब्रेन के ग्राम्स के साथ डिवाइड कर दिया जाए ये देखने के लिए कि पर ग्राम हमारे पास कितना आ रहा है पर 100 ग्राम, तो वो आता है 50 ml पर मिनट पर 100 ग्राम। इसी तरह हार्ट कोरोनरी सर्कुलेशन से खुद अपने लिए 4% ब्लड लेता है, यानी कि 200 ml पर मिनट, जो कि होता है 70 ml पर मिनट पर 100 ग्राम। ओके। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि देखें किडनी किडनी को कितना आउटपुट मिल रहा है? 22%। 22% में अब 1100 ml है, लेकिन अगर इसके वेट के लिहाज से देखा जाए तो 360 ml पर मिनट पर 100 ग्राम, यानी कि पर 100 ग्राम की रेशो से अगर देखें तो सबसे ज्यादा ब्लड जो हमारे किसी ऑर्गन को मिलता है वो होता है हमारी किडनी। किडनी के पास ज्यादा ब्लड क्यों जाता है आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है उसको हम फिल्टर करते हैं, हार्मफुल मटेरियल जो है उसमें से निकाल देते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन होती है, दिस एंड दैट ऑल दीज। ओके। लीवर की बात करें तो लीवर में हमारे पास 1350 ml पर मिनट आता है। ये सारी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको किडनी की एक तो पता हो, ब्रेन के लिहाज से आपको आइडिया हो, और थोड़ा बहुत इस ग्राफ का आपको आइडिया हो कि हमारे पास टोटल 1 मिनट में सर्कुलेशन होती है 5000 ml पर मिनट की, और उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने परसेंट कहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो होनी है रेगुलेशन वो किस तरह से होगी। जब भी आपके किसी वेसल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा कि जो आपकी वेसल है वो डायलेट कर जाएगी ताकि ब्लड का फ्लो इंक्रीज करवाया जा सके, और ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा तो एक्सेस ऑक्सीजन वहां तक आएगी और उसकी जो कमी है वो पूरी की जा सकेगी। तो इस ग्राफ से आपको ये पता चलेगा कि जब आपके टिश्यू की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इसमें आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन 25% तक आती है तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो 3 गुना तक बढ़ जाता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन भी हमारे पास
कॉन्ट्रैक्शन का बाइस बनती है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो वेसल हमारी जो है वो डायलेशन की तरफ जाएगी। और जब भी वेसल हमारी आर्टीरियल सिस्टम में डायलेट होती है तो ब्लड का फ्लो जो है इंक्रीज हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। जब आर्टीरियल सिस्टम में वेसल डायलेट होगी तो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 से 75% ऑक्सीजन सेचुरेशन के दरमियान तकरीबन आपकी जो है ब्लड फ्लो वो नॉर्मल ही रहती है, वन फोल्ड ही रहती है। और जैसे ये 75 से 50 जाती है तो मतलब तकरीबन डबल हो जाती है आपकी, आपका ब्लड फ्लो जो है वो तकरीबन डबल होने के करीब होता है। और जब 25% तक पहुंचती है तो 3 गुना आपका ब्लड फ्लो तकरीबन हो जाता है। एक बात हमने कर ली ऑक्सीजन की डिमांड की। दूसरी बात अब हम करते हैं टिश्यू के मेटाबॉलिज्म की। जब टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी। अब फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए फिर हमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना पड़ता है। यानी कि टिश्यू मेटाबॉलिज्म का जो फैक्टर है वो भी हमारे पास इनडायरेक्टली ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करके और दीगर भी कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं जैसे एडिनोसिन वगैरह है। इस चीज को हम अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे पास दोबारा वेज़ोडाइलेशन होती है और वेज़ोडाइलेशन से हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि जब जो है हमारी मेटाबॉलिज्म का लेवल पहुंचा तकरीबन 7-8 गुना तक, तो उस वक्त हमारा जो ब्लड फ्लो है वो तकरीबन 4 गुना जो है वो बढ़ चुका था। दो फैक्टर अभी तक हमने देखे वेज़ोडाइलेशन में। एक तो ये कि ऑक्सीजन की डिमांड, अगर ऑक्सीजन आपके टिश्यू में कम है यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है तो ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज करवाना पड़ता है। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए तो भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इस केस में भी हमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना पड़ता है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसमें ना डिफरेंट तरह के देखेंगे कि हमने अकोमोडेशंस किस तरह की करनी है। एक हमारे पास होता है एक्यूट कंट्रोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। एक्यूट कंट्रोल ये होता है कि आपके पास कोई केस फौरन आया, अचानक आया और उसको आपने अचानक ही रिजॉल्व करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये होता है कि आप एक चीज से मुसलसल उस चीज को फेस कर रहे हैं और अब आपकी बॉडी ये समझ चुकी है कि मुझ पर ये जो कंडीशन है ये अब क्रॉनिक आ गई है और इसका मुझे कोई पक्का हल निकालना पड़ेगा। तो ये एक ग्राफ से उन्होंने समझाया है कि जब आपके पास एक्यूट कंडीशंस होती हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी रैपिड होता है। जैसे अब आप इस एक्यूट में देख सकते हैं कि जैसे ही आर्टीरियल प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंचा है या 250 के करीब है तो आपका जो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है वो 2.5 गुना बढ़ चुका है। लेकिन अगर ये कंडीशन आप पर मुस्तकिल रहे तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। ये भी बात आपने याद रखनी है, मुसलसल इतना ज्यादा ब्लड फ्लो मेंटेन रखना भी मुमकिन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशंस और तरह की होती हैं और एक्यूट रेगुलेशंस और होती हैं। इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर एक्यूट कंट्रोल की बात करें तो हमने अभी दो बातें की कि अगर टिश्यू मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए तो भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो तब भी ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। अब इसके पेश नज़र हमारे पास दो थ्योरीज हैं कि कैसे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। एक थ्योरी को हम कहते हैं वेजोडाइलेटर थ्योरी और दूसरी होती है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी या ऑक्सीजन लैग थ्योरी। दोनों इसके नाम हैं। अभी हम देखते हैं एक्यूट कंट्रोल ब्लड फ्लो को। ये देखें, एक तरफ है मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, एक तरफ है ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन को भी अभी हम देखते हैं। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट में फिर हमारे पास दो चीजें आती हैं। नंबर वन पे हमारे पास आती है वेजोडाइलेशन थ्योरी और आती है ऑक्सीजन लैग थ्योरी और थोड़ा बहुत रोल हमारे अदर न्यूट्रिएंट्स का भी होता है। अब इस डायग्राम से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वेजोडाइलेटर थ्योरी ये कहती है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो आपके जो एटीपीज हैं वो टूट रहे होते हैं। एटीपीज टूट रहे हैं आपके तो एडिनोसिन कंपाउंड बन रहा है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन रहा है? एडिनोसिन। और एडिनोसिन वो कंपाउंड है जो कि हमारे पास वेजोडाइलेशन में ठीक ठाक रोल प्ले करता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या बनती है? जब ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन कुछ हद तक कम हो जाएगी, और या आपने खाने इस तरह के लिए हैं जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड भी हमारे पास वेजोडाइलेशन में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी हमारे पास डाइलेशन करवाता है। और इसको अब हम फर्दर देख लेते हैं इस अपने डायग्राम में। क्या हुआ? लोकल वेजोडाइलेटर्स प्रोड्यूस हुए। क्यों प्रोड्यूस हुए? जब आपका टिश्यू मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो वेजोडाइलेटर्स की रिलीज हुई। वेजोडाइलेटर्स बने कैसे थे? जो मेटाबॉलिज्म, जो आपने खाना खाया उसकी जो चीजें टूटी तो मेटाबोलाइट्स जो बने उसने मुख्तलिफ चीजें बनाई। एडिनोसिन बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, एडीपी कंपाउंड्स। ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये आर्टीरियोल की रेजिस्टेंस को कम करती हैं। एडिनोसिन हमारे पास एक बहुत अच्छा वेजोडाइलेटर है। तो क्या होगा, जब वेजोडाइलेटर किसी वेसल में रिलीज होगा तो इसका मतलब है वो वेसल जो है हमारे पास डायलेट कर जाएगी। जब वो वेसल डायलेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपके पास एक पाइप था जिसका ल्यूमन छोटा था, अब एक पाइप है जिसका ल्यूमन बड़ा हो गया है, तो पीछे से जो आपका पंप आपको मुसलसल हार्ट के जरिए, मतलब आपका हार्ट पंप के तौर पे काम करके मुसलसल ब्लड भेज रहा है। अब जब वो देखेगा कि आगे ल्यूमन ज्यादा बड़ा है, यानी कि रास्ता ज्यादा खुला गया है, ज्यादा खुल गया है, तो ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास वेजोडाइलेटर थ्योरी, जो क्या कहती थी कि आपके मेटाबोलाइट्स के बढ़ जाने की वजह से हमारे पास क्या होता है? वेजोडाइलेशन हो जाती है, और वेजोडाइलेशन ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। सिंपल आपने बात ये याद रखनी है कि जब वेजोडाइलेशन होगी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी हमारे पास आती है ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन लैक थ्योरी। ये क्या कहती है? ये कहती है जब टिश्यू की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है तब भी आर्टीरियोल का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। वही बात है, चाहे कान को एक तरफ से पकड़ लें या चाहे घुमा के पकड़ लें। वेजोडाइलेटर थ्योरी ये कहती थी कि रोल जो है वो एडिनोसिन और मेटाबोलाइट्स प्ले करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी ये कहती है कि रोल जो है वो ऑक्सीजन प्ले करेगी। ऑक्सीजन भी कॉन्स्ट्रिक्शन में इन्वॉल्व होती है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगी, और कॉन्स्ट्रिक्शन का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि डायलेशन हो जाएगी। ओके। मेटाबॉलिक थ्योरी सजेस्ट ये करती है कि एज आर्टेरियल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिलीवरी इज डिक्रीज्ड, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ वेजोडाइलेटर। ऑटो रेगुलेशन जो है ना वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमने उसको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना, बल्कि उसको वापस ले आना है नॉर्मल की तरफ। और अगर बहुत ज्यादा कम हो गया है तो भी उसको बहुत ज्यादा कम नहीं रहने देना, उसको वापस लेके आना है हमने अपने नॉर्मल की तरफ। तो ये है हमारे पास ऑटो रेगुलेशन थ्योरी। अब ऑटो रेगुलेशन थ्योरी में भी हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो वही मेटाबॉलिक थ्योरी और दूसरी आती है हमारे पास मायोजेनिक थ्योरी। पहले हम मेटाबॉलिक थ्योरी को डिस्कस करते हैं और फिर मायोजेनिक। आज का जो लेक्चर है ना इसमें जस्ट हमने मुख्तलिफ थ्योरीज को देखना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट बातें जो जस्ट आपने याद रखनी है वो क्या है। एक दफा पहले हम पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जो दो चार जुमले हैं इस चैप्टर के वो क्या है। मेटाबॉलिक थ्योरी ये कहती है कि जब भी ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से जो वेजोडाइलेटर्स आपके अंदर आ गए थे पहले से, यानी कि अब हमने क्या करनी है? ऑटो रेगुलेशन। पहले क्या हुआ, आपके पास ऑक्सीजन कम थी, आपकी वेसल जो है वो डायलेट होगी, लेकिन अब हमने इसको मुस्तकिल डायलेशन में थोड़ी रखना है, इसको वापस ऑटो रेगुलेशन के जरिए हमने कॉन्स्ट्रिक्शन करानी है ताकि ये अपने नॉर्मल ल्यूमन को दोबारा अचीव कर ले। तो अब क्या होगा, जब ब्लड फ्लो उसमें इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड के फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जब प्रेशर बढ़ेगा तो जितने भी वो मेटाबोलाइट्स या वो वेजोडाइलेटर्स जो उसमें डायलेशन का सबब बन रहे थे वो सारे ब्लड के साथ वॉश आउट हो जाएंगे। और जब ये वॉश आउट हो जाएंगे तो
हमारे पास कोई वेजोडाइलेशन करवाने वाला फैक्टर नहीं रहेगा। जब वेजोडाइलेशन वाला फैक्टर नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और दूसरा फैक्टर क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। और मैंने आपको क्या कहा कि ऑक्सीजन हमारे पास हेल्प करती है कॉन्स्ट्रिक्शन में। तो जब ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करती है तो ऑब्वियसली हमारे वेजोडाइलेटर भी एक तरफ से कम हुए, दूसरी तरफ से हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर भी आ गया। तो इस तरह हमने लोकल लेवल पर हमारी जो थी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, नॉर्मल ल्यूमन, उसको दोबारा अचीव कर लिया। बात दोबारा कर लेते हैं, उससे पहले एक मायोजेनिक थ्योरी जो है इसको एक दफा देख लेते हैं। मायोजेनिक थ्योरी क्या कहती है? मायोजेनिक थ्योरी ये कहती है, मायोजेनिक थ्योरी ये हमारे पास कहती है कि जब आर्टीरियल प्रेशर आपका कम होगा, आर्टीरियोल्स की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे, डायलेट हो जाएंगे इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन वॉल टेंशन। Certain tissues have other mechanism for blood flow control. The kidney have a feedback mechanism between the tubules and arterioles and the brain blood flow in controlled by CO2 and hydrogen concentration. मायोजेनिक थ्योरी हमारे पास ये कहती है कि जब आपके वेसल, जब उसमें खिंचाव ज्यादा आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करेगी। अब ये बात थोड़ी समझ लें कि जब ब्लड फ्लो बढ़ गया, जो टेंशन थी वॉल्स में वेसल्स के वो इंक्रीज हुई। अब उनके इंक्रीज होने से एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट्स हैं उनमें खिंचाव ज्यादा आया। और खिंचाव ज्यादा आने से, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि जब उनमें खिंचाव ज्यादा आता है तो वो इलास्टिक के तौर पे काम करते हैं और वापस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगी? जब भी टेंशन की वजह से डायलेशन हुई और खिंचाव आया वेसल में, तो अब कैल्शियम के चैनल्स ओपन हुए। कैल्शियम के चैनल ओपन होने की वजह से कैल्शियम अंदर की जानिब आया। और कैल्शियम का हमें पहले ही पता है उसका क्या रोल है। कैल्शियम ने हमारे पास हमारी जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको इनहेंस करना होता है। तो अब दो थ्योरीज हमने पढ़ी जिसने वेजोडाइलेशन करवाई। कौन कौन सी थी? एक तो वेजोडाइलेटर थ्योरी और दूसरी थी ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। और दो थ्योरीज हमने पढ़ ली जिसने हमारे पास दोबारा से उस वेजोडाइलेशन को रिवर्स किया और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई, वो थी मेटाबॉलिक थ्योरी और मायोजेनिक थ्योरी। अब हम अपनी इस डायग्राम पर वापस आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अब मजीद बेहतर समझ आ जाए। एक्यूट कंट्रोल में हमने क्या चीजें पढ़ ली? दो चीजें जो वेजोडाइलेशन करवा रही हैं, एक तो वेजोडाइलेटर थ्योरी और ऑक्सीजन थ्योरी, ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। और दो चीजें जो ऑटो रेगुलेशन के जरिए दोबारा हमारे इस डायलेशन को लेकर आ रही हैं कॉन्स्ट्रिक्शन की तरफ, वो कौन कौन सी हैं? एक तो मायोजेनिक थ्योरी है, दूसरी मेटाबॉलिक थ्योरी है। वेरोडाइलेशन थ्योरी ने ये कहा आपके पास मेटाबॉलिज्म बढ़ा, आपके पास मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से एडिनोसिन के कंपाउंड्स बढ़े, उसने क्या किया, वेजोडाइलेशन करवा दी। उस वेजोडाइलेशन से क्या हुआ, आपके पास ब्लड फ्लो इंक्रीज कर गया। दूसरी तरफ ऑक्सीजन लैग थ्योरी ने भी इससे मिलती जुलती बात की कि ऑक्सीजन आपके पास हुई कम है, उसकी डिमांड बढ़ गई है, एज अ रिजल्ट आपके पास ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ वेजोडाइलेशन की वजह से। लेकिन वेजोडाइलेशन को एक्सेस ना होने दें, इसलिए हमारे पास जरूरी था कि हम ऑटो रेगुलेशन भी करवाते। ऑटो रेगुलेशन हमने कैसे करवाई? एक तो मेटाबॉलिक थ्योरी ने ये कहा कि जब ब्लड फ्लो आपके पास अब एज अ कॉम्पनसेशन बढ़ गया है तो वो ब्लड फ्लो आपके वेजोडाइलेटर्स को अपने साथ वॉश आउट कर जाएगा। और वॉश आउट हो जाने की वजह से वेजोडाइलेटर हमारे जो हैं वो अब खत्म हो गए। वेजोडाइलेटर्स खत्म हो जाने की वजह से या उनके वॉश आउट होने की वजह से दोबारा हम वेजो कंस्ट्रिक्शन की तरफ जाएंगे। या दूसरी मायोजेनिक थ्योरी ने ये कहा कि जब ब्लड फ्लो आया और आपकी जो डायलेटेड वेसल्स थी उनमें स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ, उस स्ट्रेच के नतीजे में एक तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स ने इलास्टिक रिकॉइल किया और दूसरा कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। इन दोनों वजूहात की वजह से दोबारा आपने कंस्ट्रिक्शन की। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आई होगी कि कैसे हमने जो है वेजो डायलेशन को अचीव किया,
जब हमारी डिमांड बढ़ गई और जब वो डिमांड पूरी हो गई तो किस तरह हमारी वेसल्स ने खुद को दोबारा ऑटो रेगुलेट किया और अपने नॉर्मल ल्यूमन को दोबारा अचीव कर लिया। ओके, अब हम कुछ स्पेशल एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एक तो है हमारे पास रिएक्टिव हाइपरीमिया और एक है एक्टिव हाइपरीमिया। पहले रिएक्टिव हाइपरीमिया में क्या करते हैं? रिएक्टिव हाइपरीमिया ये कहता है कि अगर आप ब्लड सप्लाई किसी टिश्यू की थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको अनब्लॉक करेंगे तो आपके पास रैपिड इंक्रीज देखने को मिलेगा ब्लड फ्लो का। इसको हम इस डायग्राम में देख भी लेते हैं। रिएक्टिव हाइपरीमिया ये कहता है आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो था, आपने वहां कोई पट्टी वगैरह या टॉर्निकेट बांध दिया या किसी भी एक्सटर्नल आपने तरीके से या इंटरनली आपने जो है अपने वहां पर सप्लाई जो है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। अब जैसे ही आपने सप्लाई बंद की तो क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा वेजोडाइलेटर्स प्रोड्यूस हो गए होंगे। वेजोडाइलेटर्स ने उसको वेसल को डायलेट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं है तो एनएरोबिक ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हुई होगी। एनारोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में आपके पास लैक्टिक एसिड बना होगा और दीगर आपकी जो पहले से मौजूद एटीपी थी उनके टूटने से एडिनोसिन भी बन गया होगा। इन सब ने करवाई होगी वेजोडाइलेशन। लेकिन आपने पीछे से ही ब्लॉक किया हुआ है तो वेजोडाइलेशन की वजह से भी आपके पास कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आया। अब जैसे ही आप उस ब्लॉक को खत्म करेंगे और आपके पास वहां बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, ऊपर से आपने वेजोडाइलेशन भी एक्सेस करवा दी हुई है तब तक, तो आपको यहाँ पर रैपिड इंक्रीज देखने को मिलेगा ब्लड फ्लो में। इसको हम कहते हैं रिएक्टिव हाइपरीमिया। और जब ये हमारा डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तो ये दोबारा जो है ऑटो रेगुलेशन के जरिए नॉर्मेलिटी की तरफ वापस आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। दोबारा रिवाइज करता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे ब्लड सप्लाई को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देंगे तो आपके वेजोडाइलेटर्स की तादाद और ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जैसे ही दोबारा से आप उस ब्लॉकेज को खत्म करेंगे आपके पास ब्लड फ्लो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो के रैपिडली इंक्रीज होने की वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक शार्प कर्व। इसको हमने कहा रिएक्टिव हाइपरीमिया। और दूसरा हमारे पास होता है एक्टिव हाइपरीमिया। एक्टिव हाइपरीमिया में क्या होता है, आपका मसल जो है वो स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्ट्रेस मतलब एक्सरसाइज भी हो सकती है। एक्सरसाइज क्या है, अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। ऑल्दो आपने नॉर्मल लेवल पे कोई ब्लॉकेज नहीं किया लेकिन अब आपके पास ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि वेजोडाइलेशन होगी और आप अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाएंगे ताकि आप अपने मसल की डिमांड को पूरी कर सकें। और जब डिमांड पूरी हो जाएगी तो फिर आप जब अपनी एक्सरसाइज खत्म कर रहेंगे तो दोबारा से आप आ जाएंगे वापस अपने नॉर्मेलिटी की तरफ। इसको हम कहते हैं एक्टिव हाइपरीमिया। और ये सारे हमारे पास एक्यूट जो हैं वो हमारे पास एक्यूट रिस्पॉन्सेज हैं। क्रॉनिक रिस्पॉन्सेज या फिर डिलेड रिस्पॉन्सेज या हम जिसको कहेंगे आगे पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, वो नहीं है। ये सारे एक्यूट है। रिएक्टिव हाइपरीमिया में क्या हुआ, टिश्यू का ब्लड फ्लो आपने एक्लूजन की वजह से कम कर दिया, मेटाबॉलिक वेजोडाइलेटर्स अक्यूमुलेट हो गए, डायलेशन हो गई आर्ट्रियोल्स की, लेकिन ओक्लूजन ने की वजह से ब्लड नहीं आ सका। जैसे ही ओक्लूजन रिमूव हुई तो रेजिस्टेंस ड्रम ही क्योंकि पहले खराब से है ही हमारा कम थी, तो। ब्लड फ्लो रैपिडली इंक्रीज हो गया। एक्टिव हाइपरीमिया में क्या हुआ, टिश्यू का मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका है और वेजोडाइलेटर्स भी बढ़ गए हैं और जिसकी वजह से डायलेशन हुई है आर्ट्रियोल्स की, रेजिस्टेंस उसने कम कर दी, ब्लड फ्लो जो है आपका बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है वो टिश्यू को इंक्रीज करवा दी जाएगी ताकि वो अपने नॉर्मल फंक्शन को कर सके। अब हमारे पास कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स भी हैं। ये तो हमने जनरल वेसल्स की बात की, उन स्पेशल मैकेनिज्म्स को भी देख लेते हैं। किडनी में हमारे पास क्या होता है, ये ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है हमारे पास। ऑल्दो ये आप रीनल फिजियोलॉजी में ज्यादा बेहतर से पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ इसका एक हिंट है। उसमें क्या होता है कि जब आपके पास स्पेशल सेल्स होते हैं आपके मैक्यूला डेंसा में, जब वो सेंस करते हैं कि प्रॉपर हमारे पास नहीं आ रही हमारी जो सर्कुलेशन है, प्रॉपर हमारे पास ब्लड नहीं आ रहा, तो वो देखते हैं कि हमने क्या करना है। आइदर हमने कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवानी है या डायलेशन कॉज करवानी है ताकि हम अपने ब्लड फ्लो को
नॉर्मेलिटी की तरफ दोबारा ला सकें। ये आप देख सकते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर होता है मैक्यूला डेंसा और जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटस का। स्ट्रक्चर लोकेटेड कहाँ पे होता है? डिस्टल ट्यूब्यूल में, लाई एडजेसेंट टू एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स ऑफ द नेफ्रॉन। अभी ये चीजें आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इसको देख लें कि नेफ्रॉन जो है ये उसका हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, और फिर आगे हमारा जो डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल होती है वो बल खाकर दोबारा हमारे इस एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ आ जाती है। और यहाँ पे हमारा लोकेटेड होता है मैक्यूला डेंसा, जो कि सारी चीज़ों को सेंस कर रहा होता है कि हमारे पास क्या चीज़ें पूरी आ रही हैं या चीज़ें पूरी नहीं आ रही। इसकी फर्दर डायग्राम, ऑल दो ये आज का हमारा मेन टॉपिक नहीं है, जस्ट आप इसको देख लें। ये हमारा ग्लोमेरुलस, ये हमारे पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले से दोबारा हमारा बनता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहुंच जाता है हमारे ग्लोमेरुलस के करीब। ये सारा ऑपरेटर्स इंशाल्लाह अगर कभी आपको रीनल फिजियोलॉजी पढ़ाने का मौका मिला तो हम इसको देखेंगे। जस्ट इस डायग्राम को देख लेते हैं कि अगर आपके पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कम हो गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा, और सोडियम और वाटर की रिटेंशन बढ़ जाएगी। यानी कि पीसीटी में रिटेंशन बढ़ गई है। मैक्यूला डेंसा जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है, उसके पास प्रॉपर सोडियम नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो सिग्नल भेजेगा, एडिनोसिन सिग्नल भेजेगा एफरेंट आर्ट्रियोल को, और एफरेंट आर्ट्रियोल के रेजिस्टेंस को कम किया जाएगा, वेजोडाइलेशन को जो है हमारे पास बढ़ा दिया जाएगा। वेजोडाइलेशन की वजह से हमारे पास जो है जीएफआर वो बढ़ जाएगा। जीएफआर बढ़ने की वजह से जो सोडियम की हमारे पास थी कॉन्सेंट्रेशन वो भी बढ़ जाएगी। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल थी, ऑल दो ये आपको अभी इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें ब्रेन में, तो ब्रेन में ऑक्सीजन से ज्यादा हमारे पास इन्वॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन। जैसे ही इनका लेवल्स बढ़ जाता है तो हमारे क्या होता है, हमारे जो वेसल्स हैं ब्रेन की वो अपने आप को वेजोडाइलेट करती हैं ताकि क्या हो सके, रैपिड ब्लड फ्लो हो सके। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को वहां से रिमूव कर दिया जाए। ये थी हमारे पास ब्रेन की। और अगर हम बात करें स्किन की, तो स्किन में हम कंट्रोल करते हैं अपने ब्लड फ्लो को मेरा विद दिमाग द क्यों हेल्प लगा। ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। अगर बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और हमने अपनी बॉडी से हीट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस जो वेसल्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी, जो जब हमने प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स पढ़े थे कि वो खुल जाएंगे और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से जो हीट है वो हमारी बॉडी से निकल सकेगी। लेकिन इसी का ऑपोजिट हम करते हैं अपने विंटर सीजन में, कि हमारे पास हम चाहते हैं अपने अंदर हीट को स्टोर करके रखें। तो हम उस हीट को ऐसे स्टोर करते हैं कि हम इन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स और ये जो छोटी छोटी सबक्यूटेनियस वेसल्स हैं इनको कंस्ट्रिक्ट रखते हैं, ताकि ना इधर ज्यादा ब्लड फ्लो आए, ना ज्यादा ब्लड फ्लो आएगा तो ना ही हीट हमारे जो बॉडी है उससे निकल सकेगी। तो हमने तीन जो है वो एग्जांपल्स भी देख ली। किस किस की? एक तो किडनी की। किडनी में कौन कंट्रोल करता है? मैक्यूला डेंसा। अभी तक आपके लिए बस इतना ही काफी है। ब्रेन में मेन रोल कौन किसका होता है? हमारे सेरेब्रल वेसल्स के लिए जो मेन रोल होता है वो होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का। और स्किन में कौन सी चीज रेगुलेट कर रही होती है? स्किन में रेगुलेट करती है हमारा टेम्परेचर। ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स थे। अब हम आते हैं इस तरफ कि जो हमारे अपनी जो वेसल्स हैं इनके जो सेल्स हैं ये भी तो कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, जिनको हम एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग और कंस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स कहते हैं। तो इनके रिलीज होने से हमारे पास क्या असर पड़ता है? हमारा जो एंडोथेलियम है वो कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO रिलीज कर रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि हमें ऑक्सीजन, हमें वेजोडाइलेशन की जरूरत है यानी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो ये क्या करता है, ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाता है।
अब ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जो हमारी वेसल है, इसके एंडोथेलियल जो सेल्स हैं इनसे प्रोड्यूस होती हैं। वो कैसे होती है, ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम आपको ना गाइटन में मिलेगी ना बीआरएस में। ये हमारी फार्माकोलॉजी की एक डायग्राम है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं आर्जिनिन। इस आर्जिनिन पर एक एंजाइम एक्ट करता है और बनाता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे वेसल में गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है ताकि वो क्या करे, हमारे जो जीटीपी है उसको कन्वर्ट कर सके सीजीएमपी यानी कि साइक्लिक गुआनिन मोनोफॉस्फेट में। इस मोनोफॉस्फेट में गुआनिन मोनोफॉस्फेट का काम क्या होता है, ये मायोसिन लाइट चेन जो होता है इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करता है और उसको मायोसिन लाइट चेन में कन्वर्ट कर देता है। पहले आपने देखा कि इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई हुई थी, इसको डीफॉस्फोराइलेट करके मायोसिन लाइट चेन हमारे पास बनाता है। और मायोसिन लाइट चेन का काम होता है कि हमारी जो वेसल है रिलैक्स उसको रिलैक्स करे। अगर ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली स्मूथ मसल की है, लेकिन हमारे जो वेसल्स हैं उसमें भी सेम मैकेनिज्म ही चलता है। क्या हुआ, आर्जिनिन आपका अमाइनो एसिड है जिसने नॉर्मली आप में क्या बनाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी वेसल के अंदर रिलीज होगा तो वो गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा जो हमारी जीटीपी को कन्वर्ट करेगा सीजीएमपी में। और सीजीएमपी जो है हमारे मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन करके मायोसिन लाइट चेन हमारे पास बना देगा। मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन हमारे पास रिलैक्सेशन कॉज करवाती है। तो इस तरह जब हमारी वेसल रिलैक्स करेगी तो मतलब रिलैक्सेशन का मतलब है डायलेशन। डायलेशन का मतलब है कि अब ब्लड फ्लो जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। यही काम हम क्या कब करते हैं, एक मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ कि जब बाज पेशेंट्स जिनमें अंजाइना का जिनको मसला होता है उनमें वेसल्स जो होती हैं उनकी कोरोनरी वेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं और कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से प्रॉपर उनमें ऑक्सीजन नहीं जा रही होती और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है ये अंजाइना फर्दर एमआई यानी कि मायोकार्डिक इंफाक्शन और हार्ट डेथ और एज अ होल इंसान की डेथ का कॉज भी हो सकता है। तो जब भी उन्हें एंजाइना का अटैक होता है आपने देखा होगा कि हम जैसे ही इमरजेंसी में लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, वो जुबान के नीचे एक गोली रखवा देता है। वो गोली असल में क्या होती है, वो गोली होती है नाइट्रेट की या नाइट्राइट्स की। उसने क्या करना होता है, उस नाइट्रेट ने फौरन कन्वर्ट होना होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। और उस नाइट्रिक ऑक्साइड का आगे फिर यही काम होता है कि वो हमारी इन कोरोनरी वेसल्स की रिलैक्सेशन कर दे। जैसे ही रिलैक्सेशन होती है उसकी कोरोनरी वेसल्स में उसकी जो हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो डिमांड पूरी होने लग जाती है और वो शख्स अपने अंजाइना के अटैक से वापस निकल आता है। और इसी तरह हम एक और ड्रग भी देते हैं सिल्डेनाफिल, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे पास एक होती है एंजाइम पीडीई जो कि इस साइक्लिक जीएमपी को दोबारा कन्वर्ट कर देती है जीएमपी में और ये जीएमपी फिर इनएक्टिव हो जाता है यानी कि रिलैक्सेशन नहीं हो पाती। तो रिलैक्सेशन को ज़्यादा देर रखने के लिए हम ये जो है ड्रग देते हैं जो कि हमारे इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इसकी इनहिबिशन की वजह से जी साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होता और रिलैक्सेशन का अमल हमारे पास जो है वो ज़्यादा देर तक रह जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको ना तो ये ना सिर्फ बल्कि नॉर्मल फिजियोलॉजी बताई है बल्कि एक एडिशनल पॉइंट भी आपके साथ ऐड कर दिया है कि अंजाइना के पेशेंट्स को जुबान के नीचे क्यों एक गोली रखवाई जाती है, क्योंकि जुबान के नीचे हमारी ऐसी वेन्स हैं जो कि फौरन जो है एब्जॉर्प्शन करवाती हैं और उसके लिए हमें दोबारा गट से होकर या लीवर से होकर उसको नहीं पहुंचाना पड़ता हार्ट तक, डायरेक्ट वो हमारी सर्कुलेशन में शामिल हो जाती हैं और ये अफेक्ट हमारे पास बहुत जल्दी देखने को मिलता है। अगर हम उस पेशेंट को ऑरली यानी कि बाय माउथ जो है
उसको दवाई दें तो वो पहले उसके स्टमक में जाएगी, स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, फिर वो लीवर में जाएगी। लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, जो कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। और इस सारे देर में जितना टाइम लग जाएगा, इतनी देर में तो अंजाइना का अटैक उस शख्स के लिए बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर सकता है। यही वजह होती है कि हम जुबान के नीचे जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि गोली रखो। अच्छा, अब हमारा टाइम जो है कंप्लीट हो रहा है, तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ और आप लोग जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लें 5 मिनट के ब्रेक के बाद।